हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहेड। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे हमारा संविधान जो सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, गठित हुआ था। और क्या पढ़ा था? उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेंबर्स के बारे में जानकारी, कैसे उसमें चुनाव हुआ था। ठीक है, उसमें कितनी समितियाँ, कमिटीज़ बनी थी। ठीक है, और फाइनली कब वो अडॉप्ट एंड वो टुक इफेक्ट हुआ था, यानी लागू हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो संविधान की विशेषता में हम पढ़ेंगे क्या क्या उसकी प्रमुख बातें। ठीक है, संविधान के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि वह सबसे पहले है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, लॉन्गेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 12 शेड्यूल मिलेंगे। ठीक है, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में इतना लंबा संविधान किसी का नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे यूके से, ठीक है, यूके में तो आप जानते हैं कि वो लिखित संविधान है ही नहीं। वो क्या है? नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है। और अगर आप यूएस की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो उसमें सिर्फ कितने 7 आर्टिकल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे संविधान को सबसे लंबा संविधान कहा गया है। ठीक है, ये उसका पहला फीचर है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं दूसरे फीचर्स के पे। तो दूसरा फीचर्स ये है कि ये जो लिया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि इसका कुछ आंतरिक भी स्रोत है। आंतरिक मतलब जो पहले से हमारे देश के अंदर पहले से मौजूद था। जैसे कि जो 1935 एक्ट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट। ठीक है, ये क्या था? इससे क्या लिया गया था? इससे जैसे लिया गया था, फेडरल स्कीम ली गई थी, जुडिशरी ली गई थी, गवर्नर्स लिए गए थे, इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए थे। ठीक है, और पब्लिक सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या हुई थी कि पहले से ये हमारे देश के अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इंटरनल सोर्स है। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि ये बाहरी देशों से लिया गया था। ठीक है, जैसे ब्रिटेन से ब्रिटेन से लिया गया था, इरिस से लिया गया था। ठीक है, और कहाँ से लिया गया था? और हमारा लिया गया था अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका से। अच्छा, अब पूछा गया ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटेन से क्या लिया गया था? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, इरिस से आप जानते हैं कि अब हमारा कौन सा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो है कुछ आंतरिक स्रोत होते उसके थे, और कुछ क्या थे? बाह्य स्रोत थे, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, अच्छा, अब आइए तीसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे, हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमारा कॉम्बिनेशन। अब पूछेंगे कैसे? ये लचीला भी है एक तरफ से, ठीक है, और क्या है? कठोर भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि इसके जो आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जो उसमें जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई मतलब कि मॉडिफिकेशन हम बहुत ही, इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत हम जल्दी कर सकते हैं आर्टिकल्स में। ठीक है, अच्छा, और जो रिजिड क्या है? सम प्रोविजन आर टू रिजिड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें पहले लोकसभा से 2/3 लोकसभा से पास कराना पड़ता है, प्लस राज्यसभा से 2/3 पास करना पड़ता है, फिर हाफ ऑफ द स्टेट से भी पास कराना पड़ता है, ऐसे प्रोविजन। ठीक है, तो ऐसे प्रोविजन को मतलब कि इसको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, हेंस इट इज रिजिड। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर आप चौथा पॉइंट देखेंगे तो ये क्या है? सिंगल सिंगल सिटीजनशिप।
सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे, ठीक है, अमेरिका में को अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक क्या है, एक जो है सिटीजनशिप जो होती है, एक आपको वहाँ के अलग अलग स्टेट की भी लेनी पड़ती है सिटीजनशिप, और एक पूरे गवर्नमेंट जो पूरी सरकार है उसकी भी एक सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, यानी कि दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम किसको फॉलो करते हैं, ब्रिटेन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवें पॉइंट में, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये हमारा आपका क्या है, मौलिक अधिकार जो है, ठीक है। पहले जो इनिशियली हमारा जो मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, ठीक है। जो एक हट गया और बाद में रह गया 6, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स सिटीजनशिप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब जैसे पार्ट सिंगल सिटीजनशिप जो है पार्ट सेकंड में है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक तरह से ये उसके अंदर का पार्ट है जो हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को जानते ही हैं आप, 12 से 35 में आता है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है, अगर हम छठवां पॉइंट देखें तो क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, जानते ही हैं, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, संविधान द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाते हैं तो, ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को ध्यान में रख के कानून बनाना होगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं डीपीएसपी क्या है, ये नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। कोर्ट में नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको आप क्या वो कोर्ट में नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, एक से इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। ये 6 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 7वां पॉइंट, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है, 7वां पॉइंट कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मौलिक क्या है, कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य इसमें है, कितने हैं टोटल, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। जो आपको हमें मतलब कि ये आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था पहले, ठीक है। इसको किस में जोड़ा गया है, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 1976, उसमें क्या किया है, इसको जोड़ा गया था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक। और क्या है, और इसको, और ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो आई है उनके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी है जो उनके रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी, ठीक है। पहले 10 थी, बाद में एक क्या हो गई थी, बढ़ाई गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर 8वां पॉइंट आप देखेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भारत के सभी सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, यानी सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार। एडल्ट मतलब क्या होता है, 18+ वाले को, ठीक है, 18+ वाले को, ठीक है। यानी 18+ के जो ऊपर है उन सभी भारतीयों को वोट देने का अधिकार है। मीन्स ये मतलब कि वन वोट वन वैल्यू सिस्टम पे ये काम करता है, ठीक है। इसमें हमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर अमीर है, गरीब है, ठीक है, किसी भी जात पंथ समुदाय किसी से भी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो पहले एडल्ट फ्रेंचाइजी था वो था 21 साल था, 21 साल था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था, इसको 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। ये 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थी, ठीक है। ये हुआ 8वां पॉइंट, ठीक है। 9वां पॉइंट क्या है, 9वां पॉइंट है जुडिशरी के बारे में हम देखते हैं। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। याद रखिए, ये देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर आप देखेंगे, अगर ये लेजिस्लेटिव है तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है जो उसमें ओवरलैप करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इंटरलिंक करेंगे। लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। यानी जुडिशरी का दखल, ये जो है इस पर दखल नहीं कर सकते हैं जुडिशरी पे, ठीक है। यानी कि जुडिशरी पे क्या कर सकते, 1 मिनट,
ठीक है, इधर देखिए शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखते, मतलब कि ये क्या है, अगर अगर हमारा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, सॉरी लेजिस्लेचर है, तो इसी के कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है, इंटरलिंक एग्जीक्यूटिव होता है, ये आपस में दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जुडिशरी होता है, ठीक है, जुडिशरी होता है वो क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये इन पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये हुआ, ठीक। अच्छा, ठीक। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मतलब कि तीनों हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड है मतलब कि क्या, मतलब कि इधर देखिए, इंटीग्रेटेड मतलब कि, इंटीग्रेटेड मतलब कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये हाई कोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो एक क्या होता है, ये आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्टेट के लिए अलग जुडिशरी है, ठीक है, अलग जुडिशरी, और सेंटर के लिए अलग जुडिशरी है, ठीक है, जैसा कि उसमें होता है अमेरिका के, अब अमेरिका में होता है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे केंद्र सरकार भी हाई कोर्ट में आके वो कर सकती है, ठीक है, केंद्र का मामला भी हाई कोर्ट वाले उठा सकते हैं, हाई कोर्ट में उठ सकता है, और हाई कोर्ट का मामला तो उठता ही है वहाँ पे केंद्र में, ये सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये एक एकीकृत न्यायालय है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट्स हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, ठीक है, जिसमें लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट तो संसद किससे मिलके बना हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से मिलके हुआ है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं 11वां पॉइंट। ये 11 पॉइंट है थ्री टियर गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये यूनिक विशेषता है, ये इंडिया की जो है, भारत की ऐसा कहीं भी किसी भी फेडरल सिस्टम में हमारे देश को छोड़ के कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे, अगर फेडरल सिस्टम है तो वहाँ क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको सेंटर मिलेगा, सेंटर, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या, स्टेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे एक त्रिस्तरीय सरकार चलती है। वो क्या होती है, एक लोकल गवर्नमेंट जानते ही आप कहाँ से लाया गया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, ठीक है। तो ये एक क्या है, इसकी ये यूनिक विशेषता है, ठीक है। ये 11th पॉइंट है। और जो है क्या है, 12th पॉइंट क्या होता है इसका, 12th पॉइंट है ये लास्ट आप कह सकते हैं, ये एक है सेकुलर स्टेट, ठीक है, इट इज ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। सेकुलर स्टेट मतलब क्या होता है कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। व्यक्ति का धर्म होगा, यानी कि मेरा है, आपका इंडिविजुअली आपका धर्म है, लेकिन स्टेट जो है उसका कोई भी धर्म नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, कभी भी धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, ठीक इसको, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, या बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। एक्चुअल वर्ड पंथ निरपेक्ष ही है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष ही है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में हम क्या यूज करते हैं, धर्मनिरपेक्ष यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में कभी कभी फंसाता है चीजें, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 12 पॉइंट क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे हम, ठीक है। इसमें बताएंगे कौन कौन से कहाँ के सोर्स कहाँ है, ठीक है, चीज़ें आई थी, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, गुड बाय।